रूपप्रद कला के मूल आधार। रूपप्रद कला के मूल आधार। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा इसका क्या है। लिखिए, वे कलाएं जिनमें सामग्री अपना स्वाभाविक रूप त्याग कर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्वाभाविक रूप त्याग कर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। रूपप्रद कोष्टक में लिखिए प्लास्टिक कहलाती है। जैसे वास्तु में ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी, ये सब जो है ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी वास्तविक रूप में ना रह करके, ठीक है, ये आपका मिल करके जब परिवर्तित होता है तो एक भवन का जो है निर्माण करता है। ठीक है, उसी प्रकार से मूर्ति में क्या होता है, मोम, मिट्टी इनका भी रूप। अब आपको मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मोम की मूर्तियां जो है, मिट्टी तो खेत में मूर्ति मिल नहीं जाएगी, मोम आपका जो है बनी बनाई मूर्ति मोम में तो आती नहीं है, उसका रूप परिवर्तित करके बनाना पड़ता है। मोम, मिट्टी, फाइबर ग्लास, पीओपी इत्यादि, इनका परिवर्तित रूप जो है मूर्ति होता है। चित्र में क्या है, रंग, ब्रश, कागज, कपड़ा, कैनवास, इनका प्रयोग करके चित्र बन जाता है। रंग, ब्रश, कागज, कपड़ा इत्यादि, कैनवास भी इसमें आएगा आपका। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा चित्र में जो है परिवर्तित हो जाता है। लिखिए, रूपप्रद कला को समझने के लिए हम निम्न प्रकरणों को पढ़ेंगे।
जैसे आपका क्या है, सबसे पहले चित्र के अंग षडांग। ठीक है, लिखिए रूप भेद, रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजना या योजन कर लीजिए। ठीक, इसके बाद से सादृश्य, सादृश्य वर्णिका भंग, वर्णिका भंग। ठीक है, ये आपके चित्र के अंग हैं। ठीक है, चित्रकला के तत्व, चित्रकला के तत्व। अब चित्रकला के तत्व में जो है हम लोग क्या देखेंगे, या कह सकते हैं कला के तत्व देखेंगे। चित्रकला शब्द भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका आता है चित्रकला के तत्व में रेखा, रूप, तान, वर्ण, उसके बाद तान होगा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। ठीक, ये आता है। इसके बाद आपके संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत, और इसमें हम देखेंगे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, तीनों जो है स से है। ठीक है, इसके बाद प्रभाविता, प्रमाण, प्रवाह, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। ठीक है, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। ठीक, इन्हीं को देखिए मुख्य रूप से जो है, जब हम फंडामेंटल पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है हम इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं। इसी में आपका रूप भेद प्रमाण भाव ये सब आता है, फिर रेखा भी आ जाएगा, रूप रंग, ठीक है, टोन क्या होते हैं, टेक्सचर क्या होते हैं, स्पेस क्या होते हैं, फिर जो है चित्र को कंप्लीट करने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती। कह सकते हैं कि रूप परत कला के जितने भी मूल आधार हैं ये हमारा मुख्य रूप से ये तीन है, और इन्हीं को जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चित्र के अंग या कला के अंग या चित्रकला के अंग। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। नीचे लिख लेते हैं, लिखिए कला के अंग, कला के अंग। ठीक है, कला के अंग जिसको षडांग भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको षडांग भी कहा जाता है। देखिए अब ये हमारा जो षडांग है, कला के अंग है, जिसको हम नॉर्मली षडांग के नाम से जानते हैं, इसका हमें इतिहास मिलता है। इसका जो है हमें इतिहास मिलता है। वो कौन सा इतिहास है उसको जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, बताइए जो कला का अंग है जिसको षडांग कहते हैं, जिसमें 6 अंग हैं, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, ठीक है, सादृश्य वर्णिका भंग, इसका सबसे पहले टीकाकरण किसने किया है, किसने लिखा है, तो सबको पता होगा यशोधर पंडित ने। क्लियर है, यशोधर पंडित ने
केवल और केवल रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजन सादृश्य वर्णिका भंग, यानी कि केवल इन 6 के बारे में इन्होंने लिखा है केवल, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। देखिए सबसे पहले कामसूत्र था, ठीक है। कामसूत्र नामक पुस्तक आप लोग ग्रंथ सभी लोग जानते हैं, जिसको वात्स्यायन ने लिखा था। इसमें यशोधर पंडित ने क्या किया है, एक टीका किया है। उसको टीका का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं, एक अध्याय के रूप में, ठीक है। एक अध्याय के रूप में टीका या अध्याय कहें, और वो है आपका जय मंगला नाम से। किस नाम से है, जय मंगला नाम से है। क्लियर है। यशोधर पंडित ने क्या किया है, कामसूत्र में वात्स्यायन ने जो लिखा, एक टीका जय मंगला नाम से एक अध्याय लिखा। उन्होंने जय मंगला में ये बात कही है कि अगर हमें कोई चित्र बनाना है या चित्र हमें कंप्लीट करना है, तो हमें जो है कहीं न कहीं अंगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक कंप्लीट शरीर के लिए, ठीक है, हमें हाथ का, पैर का, नाक का, कान का, बालों का, हर एक चीज़ का प्रयोग पड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर किसी के भी पास, हमारे आपके ही समाज में, हमारे आपके ही परिवार में प्रकृति द्वारा कोई एक पार्ट नहीं दिया जाता है, या कम दिया जाता है, या बड़ा दिया जाता है, तो वो शरीर अच्छा नहीं लगता है। उस शरीर की उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितनी इम्पॉर्टेंट एक शरीर की समाज में जो है इम्पॉर्टेंट होती। उसी प्रकार से बेटा जो हमारा रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य योजना है, सादृश्य है, वर्णिका भंग है, अगर इन चीज़ों में से एक जो है पूर्ण चित्र में, एक संपूर्ण चित्र में किसी की भी कमी आती है, तो कहीं न कहीं वो चित्र आपका एक सामान्य या अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया है, केवल और केवल इसका नाम लिए हैं रूप भेद प्रमाण का जय मंगला में यशोधर पंडित ने, उन्होंने ये बता दिया। लेकिन आपको बता दें कि इस शब्द को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, उस शब्द को इन्होंने जो है डिस्क्राइब नहीं किया है कि रूप भेद क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, कितने प्रकार का होता, किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया। बस बहुत सिंपल तरीके से जयमंगला नामक टीका से कामसूत्र में वात्स्यायन के ग्रंथ में इन्होंने कर दिया। हो गया क्लियर। इसी को जो है यानी कि सड़ंग को, इसी सड़ंग को 1921 का जब टाइम आया, 1921 का टाइम आया, तो अवनींद्रनाथ ने फिर इस 6 पार्ट को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। 1921 में प्रकाशित किए उन्होंने इसको जो है डिस्क्राइब किया, मतलब इसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा किया, ठीक है, रूप भेद के बारे में, प्रमाण के बारे में। और वो जाना गया 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग के नाम से। क्या उनकी पुस्तक का नाम है? 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग, यानी चित्रकला के 6 अंग। ये पुस्तक उन्होंने 1921 में प्रकाशित किया अवनींद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने जो है फिर इसके बारे में खूब अच्छे से बताया। तो क्लियर है कि सड़ंग क्या है। अच्छा, उस जयमंगला टीका में इन्होंने ऐसे अलग अलग ना लिख करके एक जो है श्लोक में लिखा है। श्लोक आपका क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र सड़ंगकम, यानी कि इत चित्र सड़ंगकम मतलब ये जितने हैं चित्र के सड़ंग मतलब 6 अंग हैं। इन्होंने यशोधर पंडित ने जयमंगला में इस प्रकार से श्लोक के रूप में लिखा है। उन्होंने केवल लिखा है, अवनींद्रनाथ ने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आगे हम लोग हेडिंग डाल ही लिए हैं कला के अंग, तो इसको जो है लिखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लिखिए कला के सड़ंग 6 अंग हैं टोटल। लिखिए सड़ंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सड़ंग शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग हमने बता दिया है आपको। यशोधर पंडित ने जयमंगला
जयमंगला नाम से, जयमंगला नाम से कामसूत्र, जयमंगला नाम से कामसूत्र, जयमंगला नाम से कामसूत्र ग्रंथ में श्लोक के माध्यम से, ठीक है, श्लोक के माध्यम से टीका किया, ठीक है, टीका किया। ठीक है, आगे देखेंगे। यशोधर पंडित, ठीक है, या पंडित यशोधर, 11वीं शती में यशोधर पंडित 11वीं सदी में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे, ठीक है। श्लोक देखेंगे। श्लोक देखेंगे। श्लोक लिखिए। रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, आगे देखेंगे। सादृश्य वर्णिका भंग, सादृश्य वर्णिका भंग, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, इति चित्र षडंगकम, ठीक। आगे देखेंगे। आधुनिक भारत में इस श्लोक की व्याख्या आधुनिक भारत में इस श्लोक की व्याख्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर ने 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग नाम से की। यह पुस्तक इस समय बांग्ला भाषा में लिखी गई, या इसको बंग भाषा भी बोलते हैं। बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित की गई। इसका हिंदी में
इसका हिंदी में नाम शिल्प सड़ांग है। शिल्प सड़ांग है। शिल्प सड़ांग है। लिखिए सड़ांगों को लिखेंगे हम लोग, सड़ांगों को अंग्रेजी में अनुवाद, सड़ांगों को अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रेमरिस ने किया। स्टेला क्रेमरिस ने किया। ठीक है। अब देखेंगे हम अंगों के बारे में। सबसे पहले रूप भेद। नंबर 1 रूप भेद। रूप भेद। ठीक है। रूप से रूप की भिन्नता, दृष्टि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं अपीरियंस, आप समझिए। रूप से रूप का अंतर, रूप से रूप का अंतर। आप लोग देखिए, आपके घर में 7 से 8 लोग हैं, गांव में हो सकता है हजारों की संख्या में हो, जिले में, स्टेट में, भारत में, विश्व में ना जाने कितने लोग हैं, लेकिन कभी भी, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप ये देखेंगे यहां तक कि जो है जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, कभी भी किसी का चेहरा मैच नहीं कर सकता। ठीक है। यहां तक कि जो बच्चे या जो लोग गर्भ से एक ही बार में जो है उत्पन्न होते हैं, जिन्हें जुड़वा कहा जाता है, ट्विंस कहा जाता है, उनके में भी बहुत सारे अंतर होते हैं। हाइट में अंतर, बालों में अंतर, नाक में अंतर, कान में अंतर। हाँ, ये है कि इतना समझ में आता है कि लगभग जो है दोनों का एक ही मुखड़ा है, बट बहुत अंतर होता है। तो आप कल्पना करिए कि रूप भेद का मतलब है, अगर रूप से रूप का अंतर ना हो, रूप से रूप का अंतर ना हो, तो वो चित्र कैसे कंप्लीट होगा, कैसे जो है उसे माना जाएगा। हम किसी भी रूप को, किसी भी छवि को बना रहे हैं, ठीक है, हम बना रहे हैं, अकबर का पोर्ट्रेट बन गया जहांगीर का पोर्ट्रेट, यानी कि इनके रूप से उनके रूप में हम अंतर नहीं कर पाए, वो चित्र कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। और वो आपके दृष्टि को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जब आप कभी भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो आपकी आंखें चेक होती हैं। क्लियर है? आंखें चेक होती हैं, और आंखें जब चेक होती हैं तो उस समय आपको जो है ब्लर जो है वर्ड दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए, आपके दृष्टि के ज्ञान के लिए। क्या आपकी दृष्टि के ज्ञान इतनी है कि आप उसे पहचान सकते हैं? ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है रूप भेद का मतलब सीधा आप ये समझिए, रूप से रूप का अंतर, रूप का ज्ञान, दृष्टि का ज्ञान। ठीक है। चलिए, तो इसी के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। लिखिए रूप भेद को क्या कहते हैं। ठीक है। इसे रूपों में भिन्नता, रूपों में भिन्नता, कामा दृष्टि का ज्ञान, दृष्टि का ज्ञान, आगे नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, के अर्थों में भी समझते हैं, के अर्थों में भी समझते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे परिभाषा। देखिए रूप की परिभाषा क्या है, रूप भेद की परिभाषा क्या है। लिखिए किसी भी रूप का अपना आकार, किसी भी
रूप का अपना आकार, किसी भी रूप का अपना आकार, रंग एवं स्वभाव होता है। रंग एवं स्वभाव होता है। स्वभाव होता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न रूपों में, इन्हीं के आधार पर विभिन्न रूपों में, इन्हीं के आधार पर विभिन्न रूपों में किया जाने वाला भेद रूप भेद कहलाता है। रूप भेद कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नारायण मुनि, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के नारायण मुनि इसके क्या हैं? लेखक हैं नारायण मुनि। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड। मार्कंडेय मुनि लिख लीजिए, मार्कंडेय मुनि, मार्कंडेय मुनि, ठीक है, मार्कंडेय मुनि लिख लीजिए। इसके जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मार्कंडेय मुनि लेखक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र कोष्टक में लिखिए नारायण मुनि, नारायण मुनि। इसको चित्रसूत्र को नारायण मुनि ने लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर के पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र है। नारायण मुनि ने चित्र के चार भेद बताए हैं। चित्र के चार भेद बताए हैं, ठीक है। चित्र के चार भेद बताएं, लिखिए। नंबर एक सत्य, नंबर दो वैणिक, नंबर तीन नागर, नंबर चार मिस्र, ठीक है। नंबर चार मिस्र। सत्य, वैणिक, नागर, मिस्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसी के बारे में जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, ये आपका हो गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसकी जो रचना किए हैं वो मार्कंडेय मुनि ने किया है, ठीक है। मार्कंडेय मुनि ने किया है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण टोटल 3 खंडों में, मतलब मान के चलिए पुस्तक है हमारी, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण पुस्तक है, लेकिन इस पूरी पुस्तक को जो है, पूरी पुस्तक को 3 खंडों में लिखा गया। कितने खंडों में? 3 खंडों में। सब नोट कर लिया करिए तुरंत, जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको नोट कर लिया करिए आप लोग। 3 खंडों में इसको लिखा गया है, 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड। पता है इनमें जो अध्यायों की संख्या है, क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं बेटा, क्वांटिटी बात कर रहे हैं अध्यायों की। तो इसमें कुल अध्याय 269 हैं, यानी कि 1 से लेकर के 269। ऐसा नहीं है कि 1 से 269, टोटल संख्या अध्यायों की 269 है। और उसके बाद से 183 इसमें है और 118 इसमें है, 118 इसमें है, ठीक है। ये है आपके 3 खंडों में इतने संख्याओं में अध्याय विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, जिसको मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। लेकिन अब है क्या, एक ग्रंथ है चित्रसूत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। चित्रसूत्र एक ग्रंथ है। इसमें जो होता ये है
तीसरे खंड में यानी कि 1-2 छोड़ करके तीसरे खंड में जब आपकी ये स्टार्ट होती है, मान लीजिए जब आपकी 118 स्टार्ट होती है, तीसरा खंड जहां से भी स्टार्ट होता है, जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगा और 118 पे जा करके ये रुकेगा। तो यहाँ पर जब ये 35 पे पहुँचेगा और यहाँ पे जब ये 43 तक आएगा, यानी कि ये जो आपका 35 से लेके 43 की टोटल 9 अध्याय है, यानी कि 9 पाठ हम कह सकते हैं ना। 35 से लेकर के 43 तक, 3 इधर हो गया, 35 को जोड़ेंगे तो 9 संख्या हो गया, और ये 9 संख्या में आपकी चित्र सूत्र को लिखा गया है। यानी कि 9 अध्यायों में आपसे पूछा जाएगा चित्र सूत्र में टोटल कितने अध्याय हैं, तो 9 हैं। चित्र सूत्र जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से नंबर पे खंड में है, तो तीसरे खंड में है। ठीक है, कब से कब तक है चित्र सूत्र, तो 35 से लेकर के 43 यानी कि 9 अध्याय है, इसको आपको याद रखना होगा। तो ये जो 35 से 43 तक की जो 9 संख्या है, इसको जो है चित्र सूत्र के नाम से जाना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया और चित्र सूत्र में जो है सादृश्य को जो है श्रेष्ठ माना गया। जब सादृश्य पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, समझा दिया, अब आगे देखेंगे, लिखेंगे। ये 4 आप याद करिएगा। हमने ये बता दिया कि चित्र सूत्र वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिखिए। देखिए, चित्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग जानते हैं कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अंग, जाहिर सी बात है कि अगर हम रूप भेद को ऊपर रखे हैं तो रूप भेद ही होगा। क्लियर है? तो सबसे महत्वपूर्ण लिख लीजिए आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण अंग लिखिए। चित्र में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो इसी तरीके से आते हैं ना। आप लोग लिख लीजिए, चित्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग रूप भेद, बाकी इसके आगे भी देख रूप भेद लिख लीजिए। चित्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है आपका रूप भेद होता है। ठीक है, सबसे कठिन साधना, चित्र में सबसे कठिन किस अंग की साधना है? यानी कि साधना मतलब बनाना, तो ये आपका है वर्ण, यानी कि रंग सबसे कठिन साधना है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे देखते हैं, 4 बताए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। इसी प्रकार से जो है अभिलाष चिंतामणि। ठीक है, अभिलाष चिंतामणि, अभिलाष चिंतामणि में सोमेश्वर द्वारा इसको जो है अभिलाष चिंतामणि को जो है एक और नाम से जानते हैं, मानसोल्लास नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको इसी का नाम है में सोमेश्वर, इसके लेखक है ना। सोमेश्वर ने चित्रकला के कितने भेद बताए हैं? चित्रकला के 5 भेद, यानी कि अंतर, भेद मतलब अंतर होता है, ऐसे समझिए। 5 भेद बताए हैं, 5 भेद बताए हैं। नंबर 1 कौन सा है? विध। नंबर 2 अविध। नंबर 2 अविध रस। नंबर 3 रस। नंबर 4 धूल। ठीक है, और नंबर 5 भाव। ठीक, ये 5 जो है इन्होंने बताया है अभिलाष चिंतामणि में। आपका जो महाभारत है, ठीक है, वही रामायण काल वाला महाभारत, तो ये महाभारत में कितना है? तो लिखेंगे, महाभारत के लेखक बताइए। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास। महाभारत में एग्जाम में पूछा जा चुका, जितना बता रहे हैं, महाभारत में 19 प्रकार के रूप भेद बताए गए हैं।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने 16 प्रकार के रूप भेद बताए हैं, रूप भेद बताए हैं। ठीक है, 16 प्रकार के रूप भेद अवनींद्रनाथ टैगोर ने बताए हैं। ठीक, ये प्रमाण देखिए, उचित अनुपात या माप, उचित अनुपात या माप, उचित अनुपात या माप। ए करेक्ट परफेक्शन, ए करेक्ट परफेक्शन, ए करेक्ट परफेक्शन मेजर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फार्मस, मेजर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फार्मस। क्लियर है? ये आपका जो है प्रमाण को इंग्लिश में कहा जाता है, और प्रमाण का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, उचित अनुपात या माप होता है प्रमाण। ठीक है, जैसे वस्तु चित्रण का जब हम निर्माण करते हैं, जब हम वस्तुएं बनाते हैं, चाहे जितना बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे वो पिकासो हो चाहे ब्राक हो। पिकासो ब्राक का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पिकासो और ब्राक ने एक अलग जो है परंपरा स्टार्ट कर थी स्टिल लाइफ की। हालांकि स्टिल लाइफ उसके पहले बहुत लोग काम किए थे, लेकिन उन्होंने जो है कोलाज से स्टार्ट किया था। या किसी भी आर्टिस्ट का भी स्टिल लाइफ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने जो है अगर अपने स्टिल लाइफ में कप का निर्माण किया है, ठीक है, तो ये जो प्लेट है ये कप से छोटा बना देगा कि बस इतने में इतना बड़ा प्लेट बना देगा, कभी नहीं बनाएगा। जब भी बनाएगा फिर इसको जो है इतना बड़ा करेगा, प्लेट को जो है इतना बड़ा करेगा। वो जानता है कि जो है प्लेट और कप का अनुपात क्या होता है, ठीक है, माप क्या होता है। और देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जब कभी भी किसी पेंटिंग में मेल फीमेल दोनों को दिखाया जाता है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों को दिखाया जाता है। जैसे बहुत सारी पेंटिंग हैं, चाहे आप यूरोपियन आर्ट का ले लीजिए, चाहे भारतीय चित्रकारों का ले लीजिए, ठीक है, जब वहाँ पे मेल और फीमेल को दोनों खड़ा स्थिति में दिखाएगा तो हमेशा जो है मेल फीमेल की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रमाण और माप दिखता है। प्रमाण माप में एक और देख सकते हैं कि हमेशा कोशिश की जाती है जब बिल्कुल मेजरमेंट से हिसाब से बनता है तो 7.5 ताल या 7 ताल का जो है पुरुष को बनाया जाता है। वो जो है माइकल एंजेलो थे जिनकी महिलाएं या पुरुष जो है 8 ताल या 9 ताल के बराबर होती थी। तो इन सब तालों का प्रयोग करके एक दिखाया जाता ताल प्रभा या अनुपात या माप का एक उदाहरण और भी कह सकते हैं कि जो है एक व्यक्ति को जो है सिर से, ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है, सिर से कितनी गुनी जो है बनाई जाती है, तो सिर को लेकर के साथ सिर के अलावा जो है 6 गुनी चित्र बनाई जाती है या उसका माप बनाया जाता है। ये सब प्रमाण का अंतर है। ये आपसे पूछा जाएगा, कभी आपको जो है पेंटिंग बनाने के लिए कह दिया जाए माप में, ठीक है, और बाल्टी और गिलास दोनों बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या आप लोग बाल्टी और गिलास एक साथ बना के चले आएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसलिए प्रमाण का ध्यान जो है हमें देना पड़ता है। चलिए लिखिए, इसे संबद्धता का सिद्धांत, प्रमाण को लिखिए, प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिलेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रमाण का अर्थ, प्रमाण का अर्थ लक्षण तथा अंगों का अनुपात होता है। लक्षण तथा अंगों का अनुपात होता है।
अंगों का अनुपात होता है। इसी तत्व के कारण एक चित्र, इसी अंग के कारण एक चित्र आकृति को अन्य आकृतियों से एक अन्य आकृतियों से अलग व्यक्तित्व प्राप्त होती है। एक अलग व्यक्तित्व प्राप्त होती है। प्रमाण के अनुसार, ठीक है, प्रमाण के अनुसार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। ठीक है। नंबर 1 हंस। नंबर 1 हंस, इनकी जो माप होती है 108 अंगुल होता है। 108 अंगुल होता है। नंबर 2 भद्र, 106 अंगुल। भद्र 106 अंगुल इनका माप होता है। और नंबर 3 पे देखेंगे मालव्य, 104। मालव्य 104 अंगुल। 104 अंगुल। ठीक है। आगे देखेंगे रूचक। ऊपर देख लेते हैं रूचक। नंबर 4 पे रूचक, और ये है आपका 100 अंगुल। 100 अंगुल। ठीक है। और नंबर 5 पे सशक, और इसका है 90 अंगुल। 90 अंगुल। अब ये अंगुल है क्या? ये अंगुल है क्या? यानी कि जो हमारा 1 है, ठीक है, ऐसे ही होता है आपका। हम इस अंगुल की बात कर रहे हैं या फिर जो है हम इसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इसकी, यानी कि 1 अंगुल की बेटा, ये मोटाई की हम बात कर रहे हैं, लंबाई की नहीं। हम मोटाई की बात कर रहे हैं, 1 अंगुल मोटाई की। 1 अंगुल मोटाई की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा 90 अंगुल है। यानी कि जो 1 इतनी मोटी होती, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 अंगुल। 90 अंगुल की मोटाई के बराबर जो है हमारा सशक होता है। ठीक है। 90 अंगुल के बराबर हमारा सशक नाम का जो पुरुष होता है, ठीक है, उसको रखा जाता है। और 100 अंगुल में रूचक को रखा जाता है। ये आपका जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ के अकॉर्डिंग है। और ये जो आपका अंगुल है, यही अंगुल आगे चल करके ताल में परिवर्तित होता है। ये जो हमारा ताल होता है, ताल में जो है ये परिवर्तित होता है। और 12 अंगुल जो है आपका एक ताल बन करके जो है
तैयार होता है। ठीक है, 12 अंगुल बराबर 1 ताल। क्लियर है, 12 अंगुल बराबर 1 ताल आपका तैयार होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ताल में एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि 1 ताल बराबर कितनी अंगुल होती हैं, तो 12 होती हैं। 1 ताल बराबर 12 होती हैं। आप अपना चेहरा मापिए, आप अपना चेहरा मापिए, आपका जो चेहरा होगा आपके 12 अंगुल के बराबर होगा। देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग रखते हैं, देखिए ये आपका हो गया और फिर ये हो गया। रीजन इसका ये है, हम आपको बता रहे हैं कि आपका चेहरा, ये बात फिक्स है कि मोटी मोटा ठीक है 12, 12.5, 13 वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो एक अमूमन माप रखा गया है वो 12 अंगुल की मोटाई रखी गई है। 12 अंगुल की जो है मोटाई रखी गई है, और ये जो 12 अंगुल की मोटाई है इसी को 1 ताल कहते हैं, और यही ताल एक सिर होता है। यही ताल एक सिर होता है। ये पूरा कंप्लीट हमारा जो सिर है 1 ताल है। इसमें कितनी अंगुलें हैं, तो 12 अंगुल हैं। इसी प्रकार से अब देखिए हम ये कह सकते हैं अब कि मानव को जो है कितने तालों में बनाया जाता है, तो अब आपके आ गए 7 ताल। क्लियर है, प्रश्न इसी तरह से बनेंगे 7 ताल। वहीं पर जब पूछा जाएगा माइकल एंजेलो ने अपने स्कल्पचर्स में, अपने चित्रों में जो है मानवों को कितने तालों में बनाए हैं, तो ये 7 गलत होगा, क्योंकि उन्होंने 8 या 9 बनाया है। क्लियर है, तो ये हमारे 1 अंगुल की मोटाई को जो है अंगुल मानते हैं, 12 को ताल या सिर मानते हैं। ठीक है, यही साइज जो है हमारी ली जाती है। चलिए आगे देखेंगे। अभी इसको हम लिखवा देंगे, आप परेशान ना होइए, लेकिन उससे पहले लिख लीजिए, और भी तो हैं जो प्रमाण हैं, सिर्फ इतने थोड़ी ना हैं, और ही हैं। क्योंकि जो बालक होता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया 5। इसके बाद नंबर 1 लिखिए, बालक 5 ताल। इसको जो है आप लोग हंस, ठीक है, भद्र, मालव्य, इसके बाद से जो है रुचक, सशक, सरमाए, बहु, से सशक, रुचक से र से रुचक, उसके बाद आपका यम से मालव्य, बै से आप लोग भद्र कर लीजिए, और है से आप लोग हंस पुरुष कर लीजिए। रीजन जानते हैं क्यों ये जो है आपका जो है सीक्वेंस है, क्योंकि यहीं से कम है। आप ठीक है अंगुल भूल जाइएगा, अंगुल भूल जाइएगा किसका कितना अंगुल है, क्रम, लेकिन ये वर्ड अगर आप याद रख रहे हैं, पुरुष के माप के बारे में सरमाए बहु, ये वर्ड अगर आप याद रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको ये क्रम याद होगा कि हाँ ठीक है, सशक सबसे छोटा है और हंस सबसे बड़ा है। ठीक है, इतना याद रहेगा तो आपको मदद करेगा। बालक 5 ताल का होता है, यानी कि 12×5 = 60, 12×5 = 60, ठीक है, यानी कि कुल 60 अंगुल का होता है। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, एक बार हम आपको आइडिया दे रहे हैं, 5 ताल। ठीक है, इसके बाद कुमार कितने का होता है, यानी बालक जब छोटा सा होता है उसके बाद बड़ा होता है, जब कुमार बनता है करीब 12-13 साल का, तब इसी का ताल बदल करके 8 हो जाता है। ठीक है, ऐसा माना गया है। इसके बाद से नंबर 3 पे जो है आपके आते हैं मानव। नंबर 3 पे मानव आते हैं, और ये आपके लगभग 10 ताल के होते हैं। ये लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, 10 ताल। और उसके बाद जो भयानक लोग होते हैं, ये प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नंबर 4 पे भयानक लोग, जैसे क्रिस गेल है क्रिकेटर, अमिताभ बच्चन है, 12 ताल। ये उस टाइम की बात हो रही, अभी की बात नहीं हो रही, अभी तो बहुत छोटी हाइट होने लगी है। इसके बाद जो राक्षस होते हैं, राक्षस और भयानक में अंतर होता है। जो राक्षस होते हैं ये होते हैं आपके 16 ताल। जो राक्षस होते हैं ये आपके होते हैं 16 ताल। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 1 अंगुल बराबर 1 अंगुल बराबर 1 अंगुल बराबर 1 अंगुल की मोटाई। ठीक है, मोटाई। ठीक है, आगे देखेंगे 1 ताल बराबर 1 ताल बराबर
12 अंगुल, एक ताल बराबर 12 अंगुल। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 12 अंगुल बराबर एक ताल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ कुछ और लिखाना चाहेंगे। 12 अंगुल बराबर एक सिर, आबलिक अब कर लीजिए ताल। क्लियर है? मानव मुख्यतः लिखिएगा, मानव मुख्यतः 7 ताल का होता है, 7 ताल का होता है। ठीक है, एंजिलो यानी माइकल एंजिलो लगभग 8 से 9 ताल का मानव कृतियां बनाते थे, मानव कृतियां बनाते थे। क्लियर है? तो ये आपका हमारा जो है प्रमाण कंप्लीट होता है। इसके बाद हम भाव के बारे में, नंबर 3 भाव। नंबर 3 भाव, इसको जो है ऐसे मोटे तौर पे जानते हैं। ठीक है, चित्र या आकृति में, चित्र या आकृति में हृदय के भावों को दिखाना, हृदय के भावों को दिखाना, हृदय के भावों को दिखाना जो है हमारा भाव कहलाता, यही लक्षण है। द एक्शन फीलिंग एंड फॉर्म, द एक्शन फीलिंग एंड फॉर्म, इसका मतलब ये होता है उस क्रियाशील को दिखाना, उस क्रियाशील को दिखाना, रूप और जो है आपका भावना, फीलिंग। ठीक है, यानी कि रूप और भावना की फीलिंग को जो है, जो हमारा भावना है और जो हमारा रूप है, उसी की जो है जो प्रभाव है उसी को दिखाना। एक्शन मतलब होता है क्रियाकलाप। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है क्रियाकलाप, उस क्रियाकलाप को यानी कि फीलिंग के, भावना को और जो है फॉर्म को दिखाना। कभी कभी होता है कि लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष होती हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी फीलिंग को जो है अपोजिट दिखाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है छोटी सी घटना घटती है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, खास करके नेताओं के द्वारा, खास करके नेताओं के द्वारा। अगर भाव देखना है तो आप नेताओं का देखिए, भाव देखना है तो एक्टरों का देखिए कि दुख में भी हंसने का प्रयास करना और जो है खुशियों में भी शांत। कभी कभी होता है कि भाई आपके यहाँ तो खुशी का माहौल है तो आप इतने क्यों शांत हैं। ठीक है, वो उनका अपना भाव है। ठीक है, वो उनका अपना भाव है। किसी के यहाँ छोटी सी कोई तकलीफ आती है आपके हमारे लाइफ में, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने के भी कुछ लक्षण लोगों के अंदर होते हैं, वो उनकी अपनी भाव है। यानी कि भाव का मतलब वो अपना उनका एक्शन है, उनका अपना क्रियाकलाप है। तो भाव के अकॉर्डिंग हमें बनाना फिगर है दुख और तकलीफ का। तो अगर हम उसमें भाव दिखाने के लिए, अभी देखिए हम रंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक आपको उदाहरण देना चाह रहे हैं, यहाँ वर्ड की बात नहीं हो रही है। अगर हमें दुख का माहौल बनाना है, चित्र में दुख का भाव लाना है, तो हम वहाँ पे हरे रंग, पीले रंग, लाल रंगों का प्रयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब रंग जो है बिल्कुल चमकदार हैं। हरा रंग आपकी समृद्धि का है, सफ़ेद रंग आपकी शांति का है। तो इन सब का रंग, और आपका जो रेड कलर यूज करेंगे क्रोध का करेंगे, लेकिन प्रेम का भी है। ठीक है, बैगनी करेंगे, नीला करेंगे, सब राजस्व की पहचान है। नारंगी वीरता की पहचान है। तो ऐसे रंगों का प्रयोग थोड़ी करेंगे। मैक्सिमम हम ये कोशिश करेंगे कि पेंटिंग को ब्लैक कलर में बनाया जाए। उसमें टोनिंग लाने के लिए वाइट एंड डार्क करेंगे, लाइट एंड डार्क करेंगे, ब्लैक एंड वाइट करेंगे, इतना कर सकते हैं। तो जो स्तरीय कलाकार होगा वो आपकी भावनाओं को समझ पाएगा। हम आप तो नहीं समझ पाएंगे। किसी को भी उठा के लाइए, वो देखेगा हाँ अच्छा ठीक है, कलर बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके अंदर भावना, जब एक आर्टिस्ट जब देखने आएगा, बड़ा आर्टिस्ट देखने आएगा, तो फिर आपसे पूछेगा क्या कोई तकलीफ थी या क्या दुख आप दिखाना चाहते हैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से, किस संघर्ष को आप अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं।
तो हर एक चीज फीलिंग एंड फॉर्म को, क्रियाकलाप को दिखाना जो है हमारा भाव होता है। लिखेंगे हम लोग भाव के बारे में। लिखिए, किसी भी चित्र अथवा दृश्य को देखकर, किसी भी चित्र अथवा दृश्य को देखकर हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हों, हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हों, जो भावनाएं उत्पन्न हों, उन्हें ही भाव की संज्ञा दी जाती है। उन्हें ही भाव की संज्ञा दी जाती है। ठीक, आगे देखेंगे। मन के भावों को दिखाना, मन के भावों को दिखाना प्रच्छन्न भाव कहलाता है। प्रच्छन्न भाव कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के अनुसार विभाव और अनुभाव से उपचित होकर, विभाव और अनुभाव से उपचित होकर अस्थाई भाव ही रस के रूप में उद्भूत होता है। ठीक है, अस्थाई भाव। ठीक है, रसानुभूति। अच्छा, एक सेकेंड, ये पहले आप लोग जो है अभी हम लिखवा देंगे। हम लोग यहाँ पे नाट्यशास्त्र भरत मुनि के अनुसार जो विवाह अनुभाव से उपचित होकर के अस्थाई भाव ही रस के रूप में उद्भूत होता है, जानने से पहले हम ये देखेंगे कि टोटल सबसे पहले जो है नाट्यशास्त्र में 8 भावों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नाट्यशास्त्र में सबसे पहले जो है 8 रसों का जो है उल्लेख किया गया है। 8 रसों का जो है उल्लेख किया गया है। लिखेंगे यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसमें सर्वप्रथम 9 रसों, 9वां रस का उल्लेख किया गया। 9वें रस के निर्माता, 9वें रस के जनक अभिनव गुप्त जी हैं। आगे देखेंगे। सम्रांगण सूत्राधार में
11 रसों की संख्या दी गई है। 11 रसों की संख्या दी गई है। ठीक है। रस, रस, अस्थाई भाव, रंग। रस, अस्थाई भाव, रंग। रस, अस्थाई भाव, रंग। श्रृंगार रस, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 करुण, नंबर 4 वीर, नंबर 5 रौद्र। श्रृंगार रस का रति होता है और हास्य का होता है आपका हंसना, हास। करुण का आपका शोक होता है, दुखी होना। वीर का आपका उत्साह होता है, यानी कि उत्साहित हो जाना। वीर का आपका उत्साह होता है, उत्साहित हो जाना। और रौद्र का आपका क्रोध होता है, रौद्र का आपका क्रोध होता है। रति यानी कि श्रृंगार, कृष्ण भगवान से ज़्यादा रति या मतलब कोई नहीं करता था, इसीलिए इनका जो है श्याम, इसका जो है कलर रख दिया गया। ठीक है। और थोड़ा सा श्रृंगार का प्रतीक लाल भी होता है, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल साड़ी, लाल श्रृंगार, लाल चुन्नी वगैरह भी श्रृंगार का प्रतीक होता है। इसके बाद हास्य का श्वेत कलर होता है, यानी कि सफ़ेद कलर होता है। उसके बाद करुण आपका शोक है, तो शोक का हमने पहले बताया है आपको, काला होता है। यहीं पर जब बात उत्साह की आएगी, ठीक है, तो उत्साह में आपका लाल होगा, नारंगी होगा। ठीक है, नारंगी। और यहीं पे जब बात आपके रौद्र और क्रोध की आएगी, तो यहाँ पे आपका लाल होगा। लाल को यहाँ हम आबलिक नहीं लगाएंगे, कोष्टक में सिंदूरी लाल इसका होता है, सिंदूरी लाल लगभग आपका रौद्र क्रोध का होता है। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे, नंबर 6 पे आपका जो रस है भयानक है। नंबर 7 पे विभत्स से आपका जो है रस है। फिर उसके बाद अद्भुत है नंबर 8 पे, अद्भुत है। और नंबर 9 पे जो है आपका शांत रस है, शांत, बिल्कुल शांत। व्यक्ति जब बिल्कुल शून्य में चला जाता है। भयानक जो होता है आपके अंदर भय पैदा करता है, जो विभत्स होता है वो जिगुप्सा पैदा करता है। ठीक है, जिगुप्सा मतलब जैसे रुचि टाइप की वर्ड है। और जो अद्भुत होता है वो आपको विस्मय पैदा करता है, विस्मय। विस्मय। ठीक है। इसके बाद से जो है आपका शांत का निर्वेद होता है, बिल्कुल साधारण रूप से शांत रहना। अब इसमें भयानक यानी कि जो भय होगा उसका काला होगा। ठीक है, अक्सर काला जो भयानक का होता है। जो विभत्स यानी कि जिगुप्सा होगा वो आपका जो है नीला होगा, नीला होगा। और जो आपका अद्भुत होता है वो पीला होता है। ठीक है। इसके बाद जो आपका शांत होगा वो बिल्कुल सबको पता है, सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे भावों के रंग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हमने 9 रस बता दिया है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में सबसे पहले जो है रसों का प्रयोग किए हैं 8, कभी भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। लिखिए, रस के 3 भेद हैं। रस के रस के 3 भेद हैं।
रस के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन सा? नंबर 1 विभाव, विभाव। नंबर 2 अनुभाव। देखिए जो आपने हम पढ़ रहे हैं भाव, ठीक है, और भाव में सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग केवल रस के बारे में, यानी कि रस की प्राप्ति ही हमारे भाव को दर्शाती है, ठीक है। रस की प्राप्ति हमारे भाव को दर्शाती है। अगर हम कोई कॉमेडियन सीन्स देख रहे हैं और उसमें अगर हंसने की भाव ना आए, हास्य की भाव ना आए, तो वहाँ हम लोग ये कहेंगे, जब वो भाव नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये चीज़ नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है। तो अनुभाव है। इसके बाद से हमारा तीसरा है संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुभाव आपके 4 प्रकार के होते हैं, और संचारी भाव आपके 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। आलंबन नंबर 1, आलंबन नंबर 2, उद्दीपन। नंबर 4 पे देखिए, 4 प्रकार देखिए, कामिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य, ये 4 हैं। बाकी आपके अनुभाव 33 प्रकार के हैं, ठीक है। ये था आपका जो है भाव, ठीक है। लावण्य योजन, ठीक है, लावण्य योजन, ठीक है। देखेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ ग्रेस विद आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, सौंदर्य का समावेश, सौंदर्य का समावेश। क्या कहते हैं इसको? इंक्लूडिंग ऑफ ग्रेस, इंक्लूडिंग ऑफ ग्रेस विद आर्टिस्टिक, विद आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। हम लोग समझेंगे लावण्य योजना है क्या। देखिए, लावण्य योजना का मतलब ये होता है सौंदर्य का समावेश। साधारण सी बात है कि इसको हम कह सकते हैं बाहरी सुंदरता, बाहरी सुंदरता। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है, कि अगर अभी जो है हम मुखाकृति कृष्ण की बना रहे हैं और सामान्य बालक की बना रहे हैं, ठीक है, सामान्य बालक की, यानी कि व्यक्तिगत या व्यक्तित्व विशेषता, जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषता होती है उसको सजाना, उसको जो है सजीव करना ही हमारी जो है लावण्य योजना है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है एक बालक का चित्र बना रहे हैं सामान्य सा, ठीक है। इसके भी बाल घुघराले हैं, इनके भी बाल घुघराले हैं, दोनों की एज करीब 7 से 8 साल है। हम क्या किए, सामान्य बालक के सर में मोर पंख बांध दिए, मोर पंख बांध दिया। पहली चीज, लोकल मार्केट से बांसुरी लेके आया, बांसुरी दे दिया। मार्केट से गया, रेडीमेड जो है 400-500 रुपये वाला हमने कपड़ा लाया, जो नॉर्मली कृष्ण जी को पहनाया जाता है, नीला ड्रेस, ठीक है, धोती कुर्ता जो भी है, इनको हमने पहना दिया। किसको? एक सामान्य से बालक को। पैरों में पायल पहना दिया, हाथों में कड़ा पहना दिया और बाजू बंद पहना दिया, ठीक है। और इसको फिर हमने चित्रित कर लिया। यहाँ पर कृष्ण हैं, जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, जो भी इनका फिगर है, जो भी आकृति है, इनसे हम मोर छीन लेंगे, मोर पंख
बांसुरी ले लेंगे, कुर्ता पैजामा धोती इनका ले लेंगे, कमर पट्टा ले लेंगे, बाजूबंद ले लेंगे, कड़ा ले लेंगे, पायल ले लेंगे। पहनाएंगे क्या कृष्ण जी को? टाई लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, शर्ट पहनाएंगे, पैंट पहनाएंगे, फॉर्मल शूज पहनाएंगे और एक बैग दे देंगे। अब इनका भी हम चित्र बना लेंगे, ठीक है। जो हमारे बीच में एक परंपरा चलती चली आ रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों से पहचानने के लिए कहा जाए कि चलिए पहचानिए इसमें कृष्ण कौन है और इसमें जो है साधारण सा बालक कौन है, स्कूल जाता हुआ बच्चा कौन सा है। तो इनको सभी लोग जो है हमेशा बालक कहेंगे, बच्चा, और इनको कहेंगे ये कृष्ण के स्वरूप है। अर्थात बाहरी सौंदर्य टाई है, बाहरी सौंदर्य शर्ट है, बाहरी सौंदर्य पैजामा है, जूता है, बैग है। इन सबको जब हम कृष्ण को पहना देंगे, किसी बालक को पहना देंगे तो वो विद्यार्थी बन जाएगा, और इसी बालक को क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट की किट, क्रिकेट की बल्ला दे देंगे तो ये खिलाड़ी बन जाएगा। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें मोर पंख से लेकर के धोती कुर्ता पैजामा बांसुरीबंद बाजूबंद जब एक सामान्य से बालक को पहनाएंगे तो वो कृष्ण का स्वरूप बन जाएगा। कभी भी टाई बेल्ट वगैरह हम किसी भी अभिनेता को नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट या फिर वर्कर लगने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि एक शरीर, एक सामान्य सी जो हमारी शरीर है, इसके बाहरी आवरण से जो है हम ये पहचान पाते हैं कि इस व्यक्ति की जो विशेषता है, बाहरी सौंदर्य है, क्या है। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी प्रकार का या किसी भी कलाकार के द्वारा इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए कहा जाए तो उसे सजाना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। राजा रवि वर्मा को उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने किसको लाया? संभवतः जो है वो वेश्या थी, उसको उन्होंने लेके आया और उनको दिया एक स्टेज। साधारण सी बात समझिए, सरस्वती का परिवर्तित रूप देखिए, बाहरी सौंदर्य देखिए आप लोग, जिसको आज हम लोग पूजते हैं, ठीक है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, सरस्वती माता की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक महिला को लेके आया और उन्होंने जो है एक गद्दी दिया बैठने के लिए, फिर उनको सफ़ेद साड़ी पहनाई, उनको बीड़ा दिया और उसके बाद से जो है उनके पैरों को जो है उन्होंने सबसे पहले धुला, उनके जो है सामने उनकी पूजा की, ताकि उस महिला में एक जो बाहरी आवरण है वो सरस्वती माता का आ पाए। और तुरंत जब उन्होंने ये चित्र बनाया तो वही कैलेंडर घरों में पूजे जाते हैं। आज भी राजा रवि वर्मा के बनाए चित्र को पूजे जाते हैं। कैसे? इस बाहरी वातावरण से। तो लावण्य योजना का सीधा सा मतलब है बाहरी सुंदरता। अगर ये नहीं है तो जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, वो आ नहीं सकता। तो लिखेंगे, चलिए लिखेंगे, लावण्य का अर्थ सुंदरता से है। सुंदरता से है। यह बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है। यह बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है। यह बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है। इसे चित्रकृतियों में समाविष्ट कर, इसे चित्रकृतियों में समाविष्ट कर चित्र को अत्यधिक रुचिकर, चित्र को अधिक रुचिकर बनाया जाता है। नंबर 5, सादृश्य। नंबर 5, सादृश्य, सिमिलिट्यूड्स, ठीक है।
सिमिलिट्यूड्स, ठीक है, समानता, देखे हुए रूपों के समान चित्रित करना, हूबहू, देखे हुए चित्रों के समान ही चित्रित करना। सादृश्य बहुत सिंपल है, जैसा जो दिखे वैसा बनाए, इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं। देखिए, वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वस्तु जैसी प्रतीत होती है अथवा जैसे मनुष्य को दिखाई देती है, अथवा जैसे मनुष्य को दिखाई देती है, दिखाई देती है, सादृश्य के अंतर्गत आती है, सादृश्य के अंतर्गत आती है, सादृश्य के अंतर्गत आती है। सादृश्य में यह आवश्यक है कि सादृश्य में यह आवश्यक है कि सादृश्य में आवश्यक है कि किसी वस्तु का चित्र वस्तु की आकृति के समान हो, किसी वस्तु का चित्र वस्तु की आकृति वस्तु की आकृति के समान हो तथा वस्तु का भाव भी चित्र में तथा वस्तु का भाव भी चित्र में समान रूप से दिखाई पड़े। जैसे आप किसी जो है खुशियों के कार्यक्रम में गए हो और आपको वहाँ पे चित्र बनाने के लिए कह दिया जाए, तो आपको चित्र ऐसा बनाना है, चित्र का ऐसा प्रभाव महसूस हो, जैसे जब हम होली का दृश्य बनाते हैं, दीपावली का दृश्य बनाते हैं, तो बच्चों को खूब नया नया रंगीन ड्रेस पहना करके दृश्य को दिखाने की कोशिश करते हैं। होली का दृश्य बनाते हैं तो ना जाने कितने कलर जो है हम आसमान में फैलाए हुए थे। पेंटिंग के माध्यम की हम बात कर रहे हैं, कभी जो ऑरेंज कलर को हमने कराया है, कभी जो है रेड कलर को हमने फैलाया है बैकग्राउंड में, ठीक है। रंग बिरंगे बच्चे कपड़े पहने हुए हैं, किसी की शरीर लाल की गई है, किसी की शरीर पीला किया गया है, ठीक है। तो वो जब हम दृश्य बनाते हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ने लगता, अच्छा हाँ ये होली का दृश्य है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें जो है रंगों की बात हो, भावनाओं की बात हो, आकृतियों प्रभाव की बात हो, वो बिल्कुल जो है सामान्य रूप से दिखाई देनी चाहिए। आगे देखेंगे, सादृश्य दो प्रकार का होता है। सादृश्य दो प्रकार का होता है। सादृश्य दो प्रकार का होता है। नंबर 1, रूपगत। रूपगत, इसको रूपों के समान चित्रित करना, रूपों के समान चित्रित करना। नंबर 2, भावगत। भावनाओं के समान चित्रित
करना, भावनाओं के समान जो है चित्रित करना। तो ये जो है सादृश्य के दो होते हैं। इसी में है, नोट करके लिखिए, इसी में नोट करके लिखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में सादृश्य को ही सबसे श्रेष्ठ अंग माना गया है, अंग माना गया है, सबसे श्रेष्ठ अंग माना गया है। चित्रे सादृश्य काम प्रधानाम परिकीर्तितम, ठीक है, ये जो है उसमें उदाहरण है। चित्रे सादृश्य कामी प्रधानम परिकीर्तितम, प्रधानम परिकीर्तितम। ये जो है इसमें सूत्र दिया हुआ है। मुखाकृति, ठीक है, आकार, लिखिए मुखाकृत आकार, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो मुखाकृति है किसी भी चित्र में इसका जो आकार होना चाहिए वो अंडाकार होना चाहिए, अंडाकार होना चाहिए या फिर गोलाकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्ग में हम बना देंगे, ठीक है। मुखाकृति में आपका जो है या तो अंडाकार होना चाहिए या तो गोलाकार होना चाहिए। जो हमारी नाक होती है, जो हमारी नाक होती है, इसको कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो इसको होना चाहिए शंकु के समान, ठीक है, शंकु के समान, शंकु के समान, यानी कि तोता, तोते के चोंच के समान। नंबर 3 पे ललाट देखिए, नंबर 3 पे ललाट, ये किस आकार का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए धनुषाकार, ठीक है। अंगुलियां, अंगुलियां होना चाहिए सेमफली के समान, सेमफली के समान। सब लोग जो है सेम का फल देखे होंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ऐसे उसकी आकृति बनी होती है, ऊपर ऐसे जा कर के हो जाता है और इसमें जो इस प्रकार से गांठें बनी होती हैं, ठीक है, वो सेम फली होता है। उसी प्रकार की जो है अंगुलियां होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे कमर, कमर, पुरुष की जो कमर होनी चाहिए वो सिंह के सादृश्य होनी चाहिए, शेर के समान। और जो स्त्री है डमरू के समान जो है होना चाहिए। आगे देखेंगे भौहें, भौहें कैसी होनी चाहिए,
स्त्री धनुषाकार, स्त्री धनुषाकार, पुरुष नीम के पत्ते के समान, नीम के पत्ते के समान। ठीक है, तो ये आपका जो है भाव था, सादृश्य था कि इनका जो है नीम के पत्ते के समान इनका भाव आना चाहिए, स्त्री का धनुषाकार आना चाहिए। और अब हम देखेंगे, ठीक है, नंबर 6 पे वर्णिका भंग। इसके पहले हमने देखा सादृश्य। अगर आप इन चीज़ों को इसके समान नहीं बनाते हैं तो आपका चित्र सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, वर्णिका भंग, वर्णिका भंग। नंबर 6 वर्णिका भंग। ठीक है, रंगों व तूलिका के कलात्मक प्रयोग का ज्ञान, इसको कह सकते हैं रंगों व तूलिका के कलात्मक प्रयोग, कलात्मक प्रयोग का ज्ञान। ठीक है, वर्णिका भंग को हम यही कहेंगे। आर्टिस्टिक मैनर इन यूजिंग द ब्रश एंड कलर, आर्टिस्टिक मैनर इन यूजिंग द ब्रश, मैनर इन यूजिंग द ब्रश कलर एंड कलर, ब्रश एंड कलर, ये जो है हमारा इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखें, रंगों की मिलीजुली भंगिमा या प्रभाव, रंगों की मिलीजुली भंगिमा व प्रभाव वर्णिका भंग कहलाती है, वर्णिका भंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि भंग का मतलब ये होता है आपकी स्थित, भंग का मतलब स्थित होता है। आगे हम ये भी बताएंगे, क्योंकि कुछ विद्वानों ने क्या किया है कि वर्णिका को अलग कर दिया है, भंग को अलग। हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अगर हम कंप्लीट वर्णिका भंग की बात करें तो इसमें क्या है, रंगों के प्रभाव। भंग का मतलब होता स्थित, स्थित का मतलब होता प्रभाव, भाव। इसलिए जो है हम वर्णिका भंग की बात करें तो रंगों की स्थिति किस प्रकार से जो है हमें दिखाना है। और सबसे कठिन साधना अंकों में आपका जो है रंग ही है, वर्ण ही है। सब कुछ आप परफेक्ट कर लीजिए, सब कुछ आप बना लीजिए, लेकिन आपने अगर रंगों का सही प्रयोग नहीं कर पाया। और नॉर्मली ये होता है कि अगर कलाकार को, किसी भी कलाकार को आप देख लीजिए, स्केचिंग खूब मेहनत करके आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप रंग नहीं सीख पाते हैं और तो आपके चित्र अच्छे नहीं माने जाएंगे। और आज भी जो भी कलाकार प्रसिद्ध है वो अपने रेखाओं के माध्यम के, रेखाओं के प्रयोग के लिए नहीं, सिर्फ रेखाओं के प्रयोग के लिए नहीं, ज़्यादातर रंगों के प्रयोग के लिए वो श्रेष्ठ माना जाता है। आप किसी भी प्रकार का रंग बना लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का चित्र बना लीजिए, अगर आप रंगों का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं तो आप जो है अच्छे कलाकारों की सूची में आ जाएंगे। इसीलिए रंग का प्रयोग सबसे कठिन माना जाता है, रंग सबसे कठिन साधन है, क्योंकि रंग का प्रयोग नॉर्मली या सामान्यतः सभी लोग नहीं कर पाते हैं। चित्र स्केचिंग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो है रंगों का प्रयोग या रंग की भाव भंगिमा लोग नहीं कर पाते हैं। चित्र में विषय एवं भावों के अनुसार, चित्र में विषय एवं भावों के अनुसार, भावों के अनुसार उपयुक्त रंग का प्रयोग, उपयुक्त रंग का प्रयोग
प्रयुक्त रंग का प्रयोग, वर्णिका भंग कहलाती है। वर्णिका भंग कहलाती है। ठीक है, वर्णिका का मतलब आपका होता है रंग, और आपका भंग का मतलब होता है भाव भंगिमा। भाव भंगिमा, भंगिमा को स्थित कहते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे। कई विद्वानों ने वर्णिका और भंग को अलग अलग माना है। कई विद्वानों ने वर्णिका और भंग को अलग अलग माना है, अलग अलग माना है, जिसमें वर्णिका का तात्पर्य, जिसमें लिख लीजिए, बस इतना इसमें करिए। कई विद्वानों ने वर्णिका और भंग को अलग अलग माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देह की खड़ी होने की भंगिमा शरीर के खड़े होने की भंगिमा होने की भंगिमा चार रूपों में भंगिमा को चार रूपों में बांटा गया है। चार रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 समभंग, नंबर 2 अभंग, नंबर 3 त्रिभंग, नंबर 4 अतिभंग। नंबर 4 अतिभंग। ठीक है, देखिए जो हमारा समभंग होता है, ठीक है, जो हमारा समभंग होता है वो बिल्कुल जो है सीधी रेखा, बिल्कुल जैसे हमारी सीधी रेखा होती है उसी प्रकार से अगर हमारा शरीर सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो वो हमारा जो है समभंग का जो है उदाहरण होगा। यानी कि सीधी खड़ी शरीर, सीधी खड़ी शरीर जो है हमारा समभंग का उदाहरण होगा। कयोत्सर्ग मुद्रा आप लोग जानते होंगे, बाहुबली की, जो हमने श्रवण बेलगोला कर्नाटक वाली पढ़ाई थी। ठीक है, 988 में जो बनी हुई थी। ठीक है, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में, वो सीधी खड़ी में है और उसको कयोत्सर्ग मुद्रा जो है हमने उस समय आपको बताया था, वो समभंग में। एक भंग का मतलब होता, अभंग का मतलब होता है एक मोड़, शरीर में जो है आपका एक मोड़ जब आए, ठीक है, तब आपका जो है अभंग होता है। और त्रिभंग जो है आपका 3 मोड़ होता है, 3 मोड़ होता है। इसमें आपके जो कृष्ण हैं बांसुरी बजाते हुए श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ उदाहरण है। कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हुए यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद पद्मपाणि बोधिसत्व का है, पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व भी इसका उदाहरण है। और इसका उदाहरण जो है नटराज से अच्छा कुछ नहीं है। अतिभंग में नटराज से अच्छा कुछ नहीं है। और आपको बता दें कि जो चोलकालीन मूर्तियां हैं, जो चोलकालीन मूर्तियां हैं, वो ज़्यादातर चोलकालीन मूर्तियां, KVS में प्रश्न आ चुका है 2018 KVS में, चोलकालीन मूर्तियां अधिकांशतः त्रिभंग
मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में है, ठीक है। चोलकालीन मूर्तियाँ KVS 18 में प्रश्न आया था, त्रिभंग मुद्रा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा का वर्णिका भंग या भंग हमारा जो अगर हम अलग से भी पढ़ें तो हमारा ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा है आज का जो है क्लास। नेक्स्ट क्लास आगे हम पढ़ेंगे कला के तत्व के बारे में, ठीक है।